अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग की थ्योरी देख रहे हैं। उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी देखते हैं। चैप्टर नंबर 8 हमारा है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द रिक्विजिट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या रिक्विजिट होंगे, तो उसके बारे में हमें बताना है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है कि इंडस्ट्री में जितने भी फर्म होंगे, पार्टिसिपेटिंग फर्म, वो लोग एक ही कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो मैंने क्या वर्ड बोला? पार्टिसिपेटिंग फर्म, मतलब जो इंडस्ट्री में जो भी फर्म होंगे जो एक जैसा कॉस्टिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाह रहे हैं एक जैसा, तो वो लोग पार्टिसिपेटिंग फर्म कहलाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं कि विलिंग टू शेयर। इंडस्ट्री में सभी पार्टिसिपेटिंग फर्म जो होंगे वो अपने रिलेवेंट डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के इच्छुक होने चाहिए। अपने फर्म के रिलेवेंट डाटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के इच्छुक होने चाहिए इंडस्ट्री में जितने भी फर्म होंगे। कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, जितने भी पार्टिसिपेटिंग फर्म होंगे उनके बीच जो है कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट का स्पिरिट होना चाहिए, और साथ में जो है कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट का स्पिरिट होना चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंटली शेयर ऑफ आइडियाज़ वगैरह सब। तो यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेटिंग फर्म होंगे ये अपने अपने आइडियाज़ को, मेथड जो यूज़ किया है उसको, अचीवमेंट को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फ्रीक्वेंटली आपस में शेयर करना चाहिए। यानी कि शेयर करने का जज्बा होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। फ्रीक्वेंटली शेयर ऑफ आइडियाज़ वगैरह सब। उसके बाद हम लोग चौथा नंबर पॉइंट में देखते हैं, बिगर फर्म शुड लीड टू स्मॉलर फर्म। तो बड़े फर्म को अपने एक्सपीरियंस और नो हाउ वगैरह सब छोटे फर्म को भी शेयर करना होगा, ताकि अपना परफॉर्मेंस वो छोटे छोटे फर्म जो है वो इम्प्रूव कर पाए। तो बिगर फर्म शुड लीड टू स्मॉलर फर्म, लीड करना होगा बिगर फर्म को, लीडरशिप उनका करना पड़ेगा, ताकि जो है अपना एक्सपीरियंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब शेयर करने के इच्छुक होने चाहिए बिगर फर्म लोग। फिर बोलता है यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग वगैरह सब। अकाउंटिंग मेथड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और प्रोडक्शन मेथड सब में जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। किसी भी अकाउंटिंग से लेके प्रिंसिपल, प्रोसीजर, प्रोडक्शन मेथड सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सारे पार्टिसिपेटिंग फर्म के बीच में। तो ये सारे कुछ रिक्विजिट होते हैं। व्हाट आर द रिक्विजिट्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग सिस्टम। सबसे पहला तो हम लोगों ने देखा इंडस्ट्री में सभी फर्म रिलेवेंट डाटा या इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के इच्छुक होने चाहिए। दूसरे, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट का स्पिरिट होना चाहिए पार्टिसिपेटिंग फर्म के बीच में। तीसरा, हम लोगों ने देखा कि आइडियाज़, मेथड और अचीवमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह सबको फ्रिक्वेंटली आपस में शेयर करने का जज्बा और शेयर करने की इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद देखा हम लोगों ने कि बड़े फर्म को अपना एक्सपीरियंस और नो हाउ छोटे फर्म के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस छोटे फर्म लोग इंप्रूव कर पाएँ। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि अकाउंटिंग मेथड, प्रिंसिपल, प्रोसीजर और प्रोडक्शन सब में एक जैसा यूनिफॉर्मिटी जो है वो फॉलो करना चाहिए। एक जैसा मेथड आपको फॉलो करना है एनी हाउ। ठीक है, अकाउंटिंग में, प्रोडक्शन मेथड में, प्रिंसिपल में, प्रोसीजर में, इन सब में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे रिक्विजिट्स हम लोगों ने देखे, करीब 5 प्रकार के रिक्विजिट्स हम लोगों ने देखे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, व्हाई इट इज़ रिकमेंडेड। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होता है और इसको क्यों रिकमेंड किया जाता है? तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं होता है, ध्यान रहे, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई मेथड नहीं होता है। ठीक है, कॉस्टिंग का ये कोई मेथड नहीं होता है, ये एक सिर्फ पॉलिसी होती है, इंडस्ट्री की एक पॉलिसी होती है। ठीक है, जिसमें कई अंडरटेकिंग, यानी कि कई अंडरटेकिंग जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिसको पार्टिसिपेटिंग फर्म के नाम से पुकारा जाएगा, वो अपने पॉलिसी, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, वो सबको यूनिफॉर्म रखती है। मतलब इंडस्ट्री में सभी फर्म अपना अपना पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और अकाउंटिंग, प्रोडक्शन मेथड सब कुछ जो है एक जैसा रखेगा। तो इसीलिए इसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहा जा सकता है। इट इज़ नॉट ए मेथड बट इट इज़ ए पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, ये इंडस्ट्री की पॉलिसी है। इंडस्ट्री में बेटर कॉस्ट कंपैरिजन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ सबका मंगल हो, सबका भला हो। ठीक है, ये अप्रोच से जो है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है अडॉप्ट किया जाता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में जो भी फर्म या यूनिट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को अपनाती है उसको मेंबर यूनिट के नाम से या पार्टिसिपेटिंग फर्म के नाम से जाना जा सकता है। मेंबर यूनिट या पार्टिसिपेटिंग फर्म के नाम से जाना जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, ये पूछ सकता है व्हाट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड व्हाई इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, आप बैक करके प्लीज सुन लेना अगर आपको फिर से सुनना हो तो। स्टेट द लिमिटेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, क्या क्या आखिर लिमिटेशंस होते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के। तो आपके दिमाग में तब से चल रहा होगा कि इंडस्ट्री में सबको अपना अपना डाटा, इन्फॉर्मेशन वगैरह सब क्यों शेयर करेगा। अगर शेयर करेगा तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जाएगी नहीं, उनके कॉम्पिटिटर लोग उनके जो तरीके को जान नहीं जाएंगे। तो
इन सभी बातों का समाधान लिमिटेशन में ही आ जाएगा, यानी कि ये सारी चीज़ें लिमिटेशन नहीं हो गई। सबसे पहले बताता है कि डिफरेंस इन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में जितने भी फर्म होते हैं सबकी परिस्थितियाँ बोले तो फाइनेंशियल पोजीशन से लेके अदरवाइज अदर पोजीशन सब अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग इन्वायरमेंट में सब ऑपरेट करते रहते हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को अपनाना प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है इसकी वजह से। तो डिफरेंस इन सर्कमस्टांसेस पहला लिमिटेशन होता है। दूसरा, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के लिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियल डाटा को शेयर करने पड़ते हैं। कई फर्म जो है अपने कॉम्पिटिटर को शेयर नहीं करना चाहती है अपने इन्फॉर्मेशन को, अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को। फिर बोलता है थिंकिंग ऑफ ए स्मॉल फर्म। छोटे फर्म क्या सोचते हैं? छोटे फर्म क्या सोचते हैं कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग केवल और केवल बड़े और मीडियम फर्म के लिए होते हैं, क्योंकि वो लोग ही केवल इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फर्म ऐसा सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर पॉइंट हमें क्या बोलता है कि फियर ऑफ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। ऐसा माना जाता है कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का प्रिंसिपल अगर अप्लाई हो जाएगा तो मोनोपोली का सिचुएशन आ जाएगा मार्केट में, तो इस चीज़ का भी डर होता है। तो ये लिमिटेशंस होते हैं। डिफरेंस इन सर्कमस्टांसेस, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा एंड इन्फॉर्मेशन हो सकता है, इसका डर होता है। छोटे फर्म क्या सोचते हैं कि बड़े फर्म और मीडियम फर्म के लिए केवल होता है, वो लोग छोटे फर्म लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग प्रिंसिपल को। उसके बाद फियर ऑफ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, मार्केट में डर होता है कि मोनोपोली आ जाएगी मार्केट में, इस बात का डर होता है, ये भी एक लिमिटेशंस होता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट हमें बताता है हर मेंबर यूनिट के मैनेजमेंट वाले खुद का अलग से कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप और इंट्रोड्यूस करने से बच जाते हैं। मतलब उनको खुद से अपना अलग पॉलिसी, अलग मेथड वगैरह सब जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ता है, डेवलप नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो सेव फ्रॉम द डेवलपिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग ओन पॉलिसी। जो हर मेंबर यूनिट के मैनेजमेंट वाले होते हैं वो खुद का अलग से कॉस्टिंग सिस्टम डेवलप और इंट्रोड्यूस करने से बच जाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री वाला अडॉप्ट कर लेते हैं। सेकंड नंबर पॉइंट हमारा बोलता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रूवन मेथड। तो म्यूचुअल कंसल्टेशन एक्सपीरियंस से प्रूवन मेथड जो होता है वो रेडीमेड अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो प्रूवन मेथड मतलब क्या कि जो ऑलरेडी प्रूव्ड है मार्केट में, कई इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस है, जो हमारे से 25 साल पहले से जो भी इंडस्ट्री है उनका भी एक्सपीरियंस है, प्रूवन मेथड हमें मिल जाता है, ठीक है, बैठे बिठाए। उसके तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो कई फर्म जो होता है वो कंपेयर करके अपने खुद के वीकनेस को जान सकती है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जो है कंसिडर कर सकती है कॉस्ट कंट्रोल के लिए, और कॉस्ट रिडक्शन में ये काफ़ी मदद मिलता है इससे। आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ, क्योंकि कंपैरिजन करने का मौका मिल जाता है। उसके बाद फिर बोलता है कि ऑप्टिमम इफिशियंसी, चौथा नंबर पॉइंट। तो एक दूसरे से कंपेयर करके और एक दूसरे का एक्सपीरियंस यूज़ करके हर एक तरह का फर्म जो होता है वो अपना ऑप्टिमम इफिशियंसी पर प्रोडक्शन कर सकता है, ऑप्टिमम इफिशियंसी पर, ऑप्टिमम लेवल पर अपना रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी कर सकता है। उसके बाद पांचवा नंबर पॉइंट बोलता है कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट डाटा। इंडस्ट्री में किस पोजीशन पर कौन सा फर्म खड़ा है उसका जो है वो पूरा का पूरा जायजा हो जाता है। इससे हम लोग कंपेयर कर पाते हैं और बेंचमार्क डिसाइड कर पाते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। छठा पॉइंट बोलता है जॉइंट कंसल्टेशन ऑफ एक्सपर्ट्स वगैरह सब। तो मतलब सब मिलके जो है एक्सपर्ट से कंसल्ट कर लेते हैं, ताकि एक ही एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है सब ने अडॉप्ट कर लिया। कंसल्टेशन या एक्सपर्ट सर्विस ज्वाइंटली अडॉप्ट कर सकता है, तो आपको कंसल्टेंसी का खर्चा भी बच जाएगा, ठीक है। दो या अधिक फॉर्म मिलकर जो है एक ही एक्सपेंस में जो है वो शेयर कर सकता है एक्सपर्ट का ओपिनियन। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बिगर फर्म। बड़े फर्म का रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो किया गया खर्चा होता है वो छोटे फर्म को भी काम आ जाता है। तो छोटे फर्म को R&D पर खर्चा करने नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका औकात भी नहीं होता, और बड़े फर्म का जो है R&D का खर्चा जो है छोटे फर्म को भी काम आ जाता है। उसके बाद लेबर इशू। तो इंडस्ट्री में जो लेबर प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उससे लेबर का, क्योंकि एक ही रेट सब मेंटेन करते हैं, यूनिफॉर्म रेट वगैरह सब भी मेंटेन करते हैं, तो लेबर टर्नओवर रिड्यूस होता है, ठीक है। और क्योंकि जहाँ पर भी काम करोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा लेबर को, ऐसा कहा जाता है। नौवां नंबर पॉइंट बोलता है हमें नेगोशिएशन विद गवर्नमेंट वगैरह सब। ट्रेड एसोसिएशन को गवर्नमेंट के साथ या टैक्सेशन मैटर वगैरह सब में नेगोशिएशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री जो होती है एक पक्ष में खड़ी होती है। उसके बाद अवॉइड अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। अनहेल्दी कॉम्पिटिशन आपस में जो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन आपस का जो है उसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी को प्री डिसाइड करके जो है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को जो है अवॉइड किया जा सकता है। उसके बाद 11वां नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्राइस फिक्सेशन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के बेसिस पर जो भी प्राइस फिक्स किया जाता है वो पूरे के पूरे इंडस्ट्री को अप्लाई होता है, ठीक है, पूरे के पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए रिलायबल प्राइस फिक्सेशन भी होता है, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में एक ही प्राइस चलेगा। उसके बाद 12वां नंबर पॉइंट बोलता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है वो कंपैरिजन का बेसिस प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग असेसमेंट जो है आसानी से कर सकते हैं फर्म के बीच में, ठीक है।
क्योंकि सेम टाइप के इंडस्ट्री होते हैं और सब सेम टाइप की कंपनी होती है, तो उनसे हम अपने परफॉर्मेंस को जो है असेसमेंट आसानी से कर पाते हैं। उसके बाद बोलता है कि लास्ट वाला पॉइंट बोलता है रेगुलेशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, ब्रेड, शुगर, सीमेंट जैसे इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइस फिक्स करने में गवर्नमेंट को भी सहायता मिलती है, मतलब रेगुलेट करने में जो है वो सहायता मिलती है इसेंशियल कमोडिटीज़ का। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बात की सबसे पहले व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, तो सेव फ्रॉम डेवलप एंड इंट्रोड्यूसिंग ओन पॉलिसी, सबको जो है इंडस्ट्री में बच जाते हैं जो भी मेंबर यूनिट होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रूवन मेथड, क्योंकि सारे इंडस्ट्री को एक ही मेथड अडॉप्ट करना होता है, तो सभी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करके एक मेथड निकालती है, कंक्लूड करती है, तो प्रूवन मेथड का अवेलेबिलिटी हो जाता है। आइडेंटिफाई वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, सभी फर्म जो होते हैं पार्टिसिपेटिंग यूनिट होती है अपने वीकनेस को और स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर पाती है। ऑप्टिमम इफिशियंसी, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट डाटा, जॉइंट कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ बिगर फर्म, छोटे फर्म को भी काम आता है। लेबर इशू जो है खत्म हो जाता है, लगभग लेबर प्रॉब्लम, नेगोशिएशन विद गवर्नमेंट आसान हो जाता है, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन अवॉइड होता है, प्राइस फिक्सेशन जो होता है वो एक्यूरेट होता है, रिलायबल होता है, परफॉर्मेंस असेसमेंट करना आसान हो जाता है और गवर्नमेंट को भी इसेंशियल कमोडिटी का रेगुलेशन करने में काफ़ी आसानी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बातें देखी। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्ट की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फैसिलिटी कंपैरिजन की सुविधा होती है, आपस में फैसिलिटी कंपैरिजन की सुविधा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है उसके अंदर बोलता है अनहेल्दी कंपटीशन जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, अनहेल्दी कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है। इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है, मतलब इफिशियंसी को बढ़ाया जाता है आपसी तालमेल से। उसके बाद प्रोवाइड रिलेवेंट डाटा, ठीक है, प्रोवाइड रिलेवेंट डाटा मतलब गवर्नमेंट को, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को, सबको रिलेवेंट डाटा मिलता है। गवर्नमेंट में अभी हम लोगों ने देखा कि इसेंशियल कमोडिटी का वगैरह सब का वो प्राइस रेगुलेशन वगैरह सब कर पाती है। उसके बाद फिर बोलता है कि इंश्योर स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ पर बोलता है कि यूनिफॉर्मिटी होती है तो स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसमें उसकी गारंटी होती है, इंश्योर होता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो परफेक्ट है और वो करेक्ट है और मार्केट में स्टैंडर्ड अवेलेबल है, उसके हिसाब से ही हम लोग चलते हैं सब कोई। उसके बाद रिड्यूस कॉस्ट, तो यहाँ पर बोला गया है कि रिड्यूस कॉस्ट, तो ऑपरेशन जो होता है उसका कॉस्ट जो होता है ओवरऑल बेसिस पे रिड्यूस होता है, प्रोडक्शन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट का, कई प्रकार के कॉस्ट जो है वो बचते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के मुख्य रूप से। ये काफ़ी आसान टॉपिक है, इसकी वजह से मैं एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूँ आपको। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन भी एक पॉलिसी होती है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जैसा कि नाम से जाहिर इंटर फर्म कंपैरिजन, तो इसका एडवांटेजेस क्या होता है, तो सबसे पहला एडवांटेज होता है ओवरऑल व्यू। ओवरऑल व्यू मिलता है सब मेंबर यूनिट को, जितने भी मेंबर यूनिट होते हैं सबको ओवरऑल व्यू मिलता है, ताकि जो होता है प्रोग्रेस को वो लोग मेजर कर सके, टारगेट डिसाइड कर सके और स्टैंडर्ड का पालन कर सके। तो पूरा का पूरा ओवरऑल व्यू मिलता है। आप जो है कंपेयर जब करते हो, इंटर फर्म कंपैरिजन करते हो, तो ओवरऑल व्यू मिलता है सब मेंबर यूनिट को, ताकि प्रोग्रेस को मेजर कर सके, टारगेट डिसाइड कर सके और स्टैंडर्ड का पालन कर सके। नोइंग स्ट्रेंथ और वीकनेस, हर कंसर्न को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने में मदद मिलती है, ठीक है, अदर यूनिट के रिलेशन में, ताकि जो है रेमेडियल मेजर वो आसानी से ले सके। रिपोर्टिंग ऑफ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, इंटरफॉर्म कंपैरिजन में किसी एक यूनिट का पार्टिकुलर प्रॉब्लम को जो होता है अनबायस्ड रिपोर्टिंग करना जो होता है, आप अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हो, ठीक है, बिना किसी भेदभाव के जो है रिपोर्टिंग पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जो है अच्छे तरीके से कर पाते हो आप। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में आपको सहायता मिलती है। इंडस्ट्री के मेंबर को कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को लेकर काफ़ी जागरूकता होती है और सहायता भी मिलती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, क्वालिटी को बढ़ाना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, इंडस्ट्री में जो यहाँ पर होता है वो एक कल्चर हो जाता है। गवर्नमेंट जो है रेगुलेशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है और क्वालिटी वगैरह सब जो है अच्छे से बढ़ पाता है। तो ये एडवांटेज हो गए इंटर फर्म कंपैरिजन के कुछ। जस्ट आप एक बार रीड कर लो, ये सारी चीज़ें कोई तवज्जो देने लायक नहीं है जो मैं इसको बार बार करवाऊँ। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंटर फर्म कंपैरिजन, इंटर फर्म कंपैरिजन के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, तो हम लोगों ने देखा था यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के लिमिटेशंस। यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फियर ऑफ लूजिंग सिक्रेसी, सिक्रेसी जो है वो लूज हो जाएगा, तो अपना सीक्रेट प्रोडक्शन प्रोसेस या मेथड या फार्मूला लॉस होने का डर बना हुआ रहता है हर यूनिट के टॉप मैनेजमेंट लोगों को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट फील डिफिकल्टीज, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कंपैरिजन करना यूजलेस लगता है, मतलब यहाँ पर दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करो, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं उसको यूजलेस लगता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिगर सप्लाई में नॉट बी रिलायबल, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मेथड जो है जहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपका जो है
वो जो फिगर सप्लाई किया रहा है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है उस पर भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो कंपैरिजन करने के लिए जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो इतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि कोई रेगुलेशंस वगैरह सब तो होता नहीं है, तो मे भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। या फिर हो सकता है कि जो जिस फॉर्मेट में हमें डाटा चाहिए उस फॉर्मेट में है नहीं, तो हमें कंपेयर करना काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है। उसके बाद बात करते हैं कि सुटेबल बेसिस फॉर कंपैरिजन में नॉट बी अवेलेबल, तो कंपेयर करने का सुटेबल बेसिस होना चाहिए, ठीक है, जो कि अक्सर नहीं हो पाता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये लिमिटेशन होता है। फियर ऑफ लूजिंग सिक्रेसी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बेकार लगता है। फिगर सप्लाइड में नॉट बी रिलायबल, और सुटेबल बेसिस फॉर कंपैरिजन में नॉट बी अवेलेबल। सुटेबल बेसिस जो होता है कंपैरिजन के लिए हो सकता है कि अवेलेबल ना हो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस्ट में भी क्लासिफाइड इन द वैरायटी ऑफ वेज। कॉस्ट को कई तरह से जो है क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट एक्सप्लेन। नेचर के हिसाब से कॉस्ट को आप क्लासीफाई कर सकते हो, और जिस हिसाब से मैनेजमेंट को चाहिए उस हिसाब से आप जो है जो कॉस्ट को क्लासीफाई करते हो, ठीक है। तो कॉस्ट को क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 9 से आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट को उसके नेचर और कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से क्लासीफाई करना होता है, ठीक है। इस बात को हमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि क्या होता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन हमको बताना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हर एक कॉस्ट का जो होता है एक ग्रुप बना लिया जाता है, उसको कॉस्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। उसके हर कॉस्ट के क्लासिफिकेशन के बेसिस पर व्हाट इज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर जो होता है हर एक कॉस्ट का ग्रुप बना लेते हो, जिसको कॉस्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कॉस्ट को जो होता है वैरायटी ऑफ वेज, तो वैरायटी ऑफ वेज में बताया गया एलिमेंट के हिसाब से, फंक्शन और ऑपरेशन के हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से और कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से जो है 4 पार्ट में आप जो होते हैं चार वेज में आप कॉस्ट को क्लासीफाई करते हो। उसके एलिमेंट के हिसाब से, उसके फंक्शन या ऑपरेशन के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसकी कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये बेसिस मान सकते हो। क्लासीफाई करना, एग्रीगेट कॉस्ट को रिलेवेंट टाइप का में ब्रेकअप करना, ये सारे इसेंशियल प्रीरिक्विजिट होते हैं। क्लासिफिकेशन इज द इसेंशियल प्रीरिक्विजिट फॉर डिसीजन मेकिंग। क्लासिफिकेशन करने से आपका सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी मदद मिलती है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर सही तरीके से कर पाओगे आप, तो आपको डिसीजन मेकिंग में कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के डिसीजन में खासकर आपको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होते हैं कि प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ती है। तो कुछ कॉस्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं जो प्रोडक्शन यूनिट के रिस्पेक्ट में होते हैं, और कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। एक तो प्रोडक्ट यूनिट के हिसाब से जो होते हैं 1-to-1 रिलेशन बनाते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है। और कुछ कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उसको प्रॉपर्ली क्लासीफाई करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हर एक लेवल के मैनेजमेंट को अपनी अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन हो सके और वो लोग कंट्रोल कर सके। तो ये कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप एक बार रीड कर लो। मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं, डू यू थिंक दैट अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट डू यू मीन बाय डीपीपी। डीपीपी का मतलब क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। डीपीपी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होता है डीपीपी और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो डीपीपी को प्राइमरी रिटेल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी भी प्रोडक्ट से होने वाले डायरेक्ट प्रॉफिट को जाना जा सके। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है नॉर्मली यूज्ड इन रिटेल सेक्टर। जो डीपीपी को नॉर्मली जो होता है रिटेल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, हर एक प्रोडक्ट से डायरेक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है वो जो है नॉर्मली रिटेल सेक्टर में जो होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो ये पॉलिसी जो होती है यूज़ की जाती है ताकि जो है आप प्रोडक्ट से होने वाले डायरेक्ट प्रॉफिट को जान सको। इसमें हर प्रोडक्ट लाइन के परचेस प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट सबको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसमें हर एक प्रोडक्ट लाइन के जो हर एक प्रोडक्ट लाइन के जो डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, प्राइस होते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, सबको कंसिडर किया जाता है। मतलब किस प्रोडक्ट ने कितना रिसोर्सेस या एक्टिविटी या सर्विस को कंज्यूम किया है उसको जाना जाता है, ठीक है। आपको जानना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट ने कितना रिसोर्सेस, एक्टिविटी या सर्विस को कंज्यूम किया है। उसी हिसाब से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने देखा कि नॉर्मली ये रिटेल सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसमें किस प्रोडक्ट ने कितना प्रोडक्ट रिसोर्सेस, एक्टिविटी या सर्विस यूज किया है
उसको निकालना पड़ता है प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट के हिसाब से, ताकि हम लोग हर एक प्रोडक्ट की प्रॉफिट जान सके। इसी को डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। इसके कुछ बेनिफिट क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला बेनिफिट हमें बताया गया है बेटर कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, बेटर कॉस्ट एनालिसिस, तो कॉस्ट पर प्रोडक्ट को आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद पर प्रोडक्ट का कॉस्ट आपको पता चल गया तो उसमें डिजायर्ड मार्जिन आप ऐड करोगे, कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हो उसको ऐड करोगे, उसके हिसाब से आप प्राइसिंग कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बेटर कॉस्ट एनालिसिस और बेटर प्राइसिंग डिसीजन। तो ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बेटर कॉस्ट एनालिसिस और बेटर प्राइसिंग डिसीजन। तो ये पहला बेनिफिट होता है कि बेटर कॉस्ट एनालिसिस होता है और प्राइसिंग डिसीजन काफी अच्छी होती हैं। उसके बाद बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टोर्स एंड वेयर हाउसिंग स्पेस। ठीक है, तो सारे प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को रैंकिंग करके स्टोर और वेयर हाउस स्पेस का मैनेजमेंट किया जाता है। तो स्टोर और वेयर हाउस स्पेस का आप मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, रैंकिंग करने के बाद किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके हिसाब से। उसके बाद चौथा बोलता है रैशनलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट रेंज। प्रोडक्ट रेंज को साथ में आप रैशनलाइज करने की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। ये डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की एक खासियत होती है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस स्कोर कार्ड। आखिर ये बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है। गिव रीजन व्हाई बैलेंस स्कोर कार्ड समटाइम्स फेल टू प्रोवाइड फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट। रीजन बताना है हमें कि क्यों कभी कभी बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो फेल कर जाता है प्रोवाइड करने में, डिजायर रिजल्ट को बैलेंस स्कोर कार्ड फेल कर जाता है। डू यू थिंक दैट सच ए स्कोर कार्ड इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस। क्या ऐसा आपको लगता है कि ये बैलेंस स्कोर कार्ड जो होगा वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूजफुल होगा। तो क्वेश्चन के 3 पहलू हैं, इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। सबसे पहले बोला गया है कि बैलेंस स्कोर कार्ड आखिर होता क्या है। उसके बाद हमें पूछा गया है कि रीजन बताना है कि क्यों बैलेंस स्कोर कार्ड अक्सर डिजायर रिजल्ट निकालने में फेल कर जाता है। उसके बाद तीसरा पार्ट हमें पूछता है कि क्या आपको लगता है कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ये स्कोर कार्ड यूजफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस स्कोर कार्ड का आंसर, जिसको हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर ए की तरह इंडिकेट किया है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो है वाई बैलेंस स्कोर कार्ड समटाइम फेल्स, तो इसको हम लोगों ने पॉइंट बी से इंडिकेट किया है। उसके बाद हम लोग पॉइंट सी को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड से आप क्या समझते हो। तो पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला अप्रोच होता है। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का अप्रोच होता है जो टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करता है पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में। टॉप मैनेजमेंट को बैलेंस स्कोर कार्ड जो है असिस्ट करता है, मतलब ये कार्ड एक विजन देता है टॉप मैनेजमेंट को, जिससे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बना सकती है। ये कार्ड एक विजन देता है, ओवरऑल आइडिया देता है। ठीक है, तो ये बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, मतलब टॉप मैनेजमेंट को एक विजन देने वाला जो होता है वो टूल होता है जिससे मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाती है। ठीक है, एड्रेस परफॉर्मेंस एक्टिविटीज ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड मैनर में ये कार्ड सारे रिलेवेंट एरिया के परफॉर्मेंस को एड्रेस करता है। ठीक है, ना केवल फाइनेंशियल बल्कि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी हमें ये देता है, परफॉर्मेंस को मेजर करके हमें बताता है एड्रेस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये जस्ट एक रिपोर्टिंग टूल है। ठीक है, ये कोई डिसीजन मेकिंग टूल नहीं है, ये मात्र एक रिपोर्टिंग टूल है जिसको आधार बनाकर जो है वो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इसमें ना केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है बल्कि ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इंटरनल इफिशियंसी, ठीक है, इनोवेशंस, इन सब चीजों को वो कवर करके देता है। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर होता है, मतलब ये एक विजन देने वाला टूल होता है जो मैनेजमेंट को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों प्रकार की जानकारी देता है, ये बैलेंस स्कोर कार्ड। ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड को टोटल 4 पर्सपेक्टिव्स में बिजनेस को मैनेजमेंट करने के लिए बांटा जाता है। ठीक है, 4 पर्सपेक्टिव्स में बिजनेस को मैनेज करने के लिए बांटा जाता है, मतलब 4 एरिया में ये विजन देता है मैनेजमेंट। पहला बोलता है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं क्लिप, सी से कस्टमर पर्सपेक्टिव्स, एल से लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स, लर्निंग एंड इनोवेशन पर्सपेक्टिव्स, और यहां पर बोलता है कि आई से इंटरनल बिजनेस, और यहां पर एफ होगा, क्लिप का हम लोग यहां पर एफ मान सकते हैं, क्लिफ। ठीक है, तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स, तो ये 4 पर्सपेक्टिव से हमें देता है। ठीक है, ये 4 पर्सपेक्टिव से देता है। तो चलिए हम लोग चारों पर्सपेक्टिव्स को
जो मैनेजमेंट बिजनेस को 4 पर्सपेक्टिव से जो होता है वो विजन देता है, टॉप मैनेजमेंट को 4 पर्सपेक्टिव से विजन देता है। कस्टमर पर्सपेक्टिव से कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमसे, और कस्टमर हमें किस नजर से देखता है, अच्छी या बुरी नजर से देखता है, ठीक है। अगर बुरी नजर से देखता है तो कितना बुरा हमें समझता है, इसके बारे में बताता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी ये हमें जो है एड्रेस करता है, यानी कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से जो है कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है ये हमें अंदाजा देता है, एक विजन देता है, ठीक है, ताकि स्ट्रैटेजी बना सके उसी हिसाब से टॉप मैनेजमेंट अपना। लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। सेकंड वाला हमारा पॉइंट आता है, सेकंड नंबर पॉइंट हमारा दिया हुआ इंटरनल बिजनेस, ठीक है। तो इंटरनल बिजनेस की पहले हम लोग चर्चा करते हैं, जिसको हम लोगों ने थर्ड नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा है। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव मतलब बिजनेस में एग्जैक्टली मतलब कहाँ पे हैं हम, एग्जैक्टली बिजनेस में कहाँ पर हैं, हमें इंटरनली और कितना ग्रो करना है, मतलब हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, इसके बारे में हमें इंटरनल बिजनेस के बारे में बताता है। उसके बाद लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेटिव पर्सपेक्टिव, यहाँ पर लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेटिव पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है। तो लर्निंग ग्रोथ एंड इनोवेटिव पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि किस तरह से हमें ग्रोथ करना है ताकि हमारा ग्रोथ लगातार बना रहे, मैनेजमेंट लगातार ग्रोथ की ओर सतर्क रहे। उसके बाद लास्ट वाला बोलता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, मतलब एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और क्या शेयर होल्डर की नजरों में हमारी इज्जत है, ठीक है। फाइनेंशियल टर्म में हमारी शेयर होल्डर की नजरों में क्या इज्जत है, इसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पार्ट ए में सबसे पहले चर्चा करी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो एक मैनेजमेंट को असिस्ट करने वाला टूल होता है जो हर एरिया के परफॉर्मेंस को एड्रेस करता है, जिसमें न केवल फाइनेंशियल एरिया बल्कि नॉन फाइनेंशियल एरिया भी कवर करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए बिजनेस को 4 पर्सपेक्टिव में हेल्प करता है, कस्टमर पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव्स और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स। उसके बाद एक महात्मा का नाम हम लोग देखते हैं, कापलान एंड नॉर्टन, इसने डिफाइन किया था बैलेंस स्कोर कार्ड को। कापलान एंड नॉर्टन ने जो होता है आपको डिफाइन किया था, इसका नाम अगर आपको याद रख सको, ठीक है। मतलब एक अगर मान लो कि एक दोस्त बोलता है कि का प्लान, ठीक है, आपको जैसे भोजपुरी में कैसे बोलते हैं का प्लान बा हो, तो ऐसे का प्लान बोलता है, तो का प्लान, ठीक है। और नॉटरन, ठीक है, तो दूसरा नॉटरन जो होता है वो नौटंकी टाइप का फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव करने का प्लान बना रहे हैं, तो का प्लान। तो दूसरा दोस्त बोलता है नॉटरन, जिसका नाम होता है नौटंकी टाइप का, वो बोलता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जो है वो इंप्रूव करने का प्लान बना रहे हैं। तो कापलान एंड नॉटरन के हिसाब से बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। कापलान एंड नॉटरन के हिसाब से बैलेंस स्कोर कार्ड यूज करने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने ये देखा कापलान एंड नॉटरन का, हम लोगों ने व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्ट ए में ही हम लोग लिख सकते हैं आंसर में। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान देते हैं, क्योंकि बैलेंस स्कोर कार्ड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी दर्शाता है, इसीलिए कोई भी एक्शन आसानी से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी दर्शाता है, तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड एक रिपोर्टिंग टूल है मैनेजमेंट का, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है और क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये एक रिपोर्टिंग टूल होता है जो कि मैनेजमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आपको रिपोर्ट करना चाहते हो और क्या रिपोर्ट नहीं करना चाहते हो। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिव रीजन व्हाई बैलेंस स्कोर कार्ड समटाइम फेल्स टू प्रोवाइड डिजायर्ड रिजल्ट। क्यों अक्सर बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करने में फेल कर जाता है। तो दूसरे पहलू है हमारे क्वेश्चन का कि यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है कभी कभी डिजायर्ड रिजल्ट देने में फेल कर जाता है, उसका कारण क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला कारण होता है कि मैनेजमेंट थिंकिंग। बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को सिर्फ एक एक्सटेंट तक कवर कर पाता है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को पूरा का पूरा जो होता है वो बैलेंस स्कोर कार्ड भी नहीं कवर कर सकता है, ठीक है। सिर्फ एक एक्सटेंट तक ओवरऑल आइडिया दे देता है, जैसे कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है उसका एक एक्सटेंट तक आइडिया दे सकता है, ना कि एग्जैक्ट आइडिया दे सकता है, ठीक है। लेकिन स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट वाले क्या सोचते हैं कि हमारे पास बैलेंस स्कोर कार्ड हमने लगाया है तो बस हम ओके हैं, मतलब ये स्ट्रैटेजिक पर्पस का काम पूरा हो गया ये मानकर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा सोचना गलत है। तो यानी कि मैनेजमेंट की थिंकिंग ऐसी जो है वो गलत है, इसकी वजह से फेल कर जाता है। फेलियर का पहला रीजन बताया। दूसरा रीजन बताता है डेलीगेशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर बैलेंस स्कोर कार्ड लगाया हुआ होता है तो बैलेंस स्कोर कार्ड की जिम्मेदारियां जो होती है वो सीनियर मैनेजमेंट खुद ना संभाल कर मिडिल लेवल को बोलता है कि भैया आप देख लेना बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या क्या जो है रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। तो ये जो होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर देता है, तो दूसरा फेलियर होने का कारण बनता है।
तीसरा कारण है कंपनीज ट्राई टू कॉपी बेस्ट बेंचमार्क। कंपनी क्या करती है कि अपने पोजीशन के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद का बैलेंस स्कोर कार्ड अपने हिसाब से ना बनाकर वो क्या करती है कि कंपनी वो होता है क्या बोलते हैं, कंपनी ने फॉलो करने की कोशिश करता है दूसरे के बेस्ट बेंचमार्क को जो है वो कॉपी करने की कोशिश करता है, तो ये भी फेलियर का कारण बन जाता है। उसके चौथा नंबर पॉइंट बोलता है मैनेजमेंट थिंक दैट इट इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड नॉट एज ए मैनेजमेंट टूल। मैनेजमेंट हमेशा सोचता है कि ये केवल जो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है वो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए होता है, ये कोई मैनेजमेंट टूल नहीं होता। तो अक्सर कंपनीज की जो मैनेजमेंट होती है वो सोचते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड केवल एक रिपोर्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की चीज है, वो ये नहीं जानते हैं कि एक बिजनेस को इफेक्टिव वे में चलाने के लिए एक टूल की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण बताए गए हैं कि फेलियर के क्या क्या कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन का हमारा तीसरा पार्ट है, डू यू थिंक दैट सच ए स्कोर कार्ड इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूजफुल हो सकता है? तो जनरली जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये वैरी कर सकता है डिसीजन, लेकिन हम यहाँ पर एडवाइस करेंगे कि नहीं, हम नहीं ऐसा सोचते हैं कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है वो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, क्वेश्चन के जवाब देने का नजरिया यहाँ पर आपको किस नजर से जवाब देना है। इन्वेस्टर बोलो तो कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, उसको लेकर लिखना है एज पर योर प्रैक्टिस मैनुअल आंसर। यहाँ पर जो है आप क्या लिखोगे, आपका क्वेश्चन को आंसर लिखने का नजरिया क्या होना चाहिए कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए क्या अच्छा टूल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है किसके पर्पस से, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के नजरों से देखोगे, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी बोलकर जो है आप आंसर करोगे। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड को एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए कुछ कारणों से इस्तेमाल नहीं करते हैं कंपनी वाले। ये कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, पहला क्या है, डू नॉट रिफ्लेक्ट ओवरऑल पिक्चर ऑफ कंपनी। तो बैलेंस स्कोर कार्ड किसी इंडिविजुअल बिजनेस के पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस दर्शाता है, केवल इंडिविजुअल बिजनेस के पार्टिकुलर प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस केवल दर्शाता है बैलेंस स्कोर कार्ड। पूरी कंपनी का इंप्रेशन जो होता है वो मात्र एक इंडिविजुअल बिजनेस को लेकर लगाना ठीक नहीं है, इसकी वजह से जो बोलता है कि एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए ठीक नहीं है। दूसरा बोलता है कि इट इज सपोर्टिव टूल एंड नॉट इवेल्युएटिंग टूल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर सेंस नहीं बनता है कि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए जो होता है बैलेंस स्कोर कार्ड को एक सपोर्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करो। ठीक है, मतलब सपोर्टिंग टूल की तरह केवल इस्तेमाल करो, आप इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल ना करो। ठीक है, सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करो, ठीक है, ना कि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो ये एक सपोर्टिंग टूल है, मात्र और मात्र स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए सपोर्टिंग टूल है, ना कि ये रिपोर्टिंग पर्पस का टूल है ताकि जो कोई हम एक्सटर्नल लोगों को रिपोर्ट कर दें और वो हमारे परफॉर्मेंस को इस हिसाब से जज कर ले, हमारे बारे में नजरिया दे दे। ये तो मात्र एक जो होता है हम लोगों ने खुद सपोर्टिव टूल लिया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों को किस किस एरिया में ज्यादा सुधार करना है, इसके लिए तो हम लोग दूसरा पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं। तीसरा, डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर बोलता है कि ऐसा मानते हैं कि मैनेजर के बैलेंस स्कोर कार्ड को डिस्क्लोज अगर कर दिया एक्सटर्नल पर्पस के लिए तो कॉम्पिटिटर जो होता है वो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर तक पास हो जाएगा। ठीक है, कंपनी का इंप्रेशन जो बुरा होगा सो तो होगा ही, साथ में जो है कॉम्पिटिटर को भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 3 एरिया कवर किए इस क्वेश्चन के। अब हमारा अगला क्वेश्चन होता है, एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के मेजर कंपोनेंट्स को हमें बताने हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, तो याद रहे कि बैलेंस स्कोर कार्ड के ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल पर्सपेक्टिव, इनोवेटिव एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। कस्टमर पर्सपेक्टिव में जो है वो प्राइस को मेजर करना, उसके बाद डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी मेंटेनेंस, सेल्स सर्विस सपोर्ट, ये सारी चीजें जो हैं वो किस तरह से जो है पर्सपेक्टिव के बारे में हमें बताना है कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर की नज़रों में हम कैसे हैं, क्या हमारी अच्छी खासी इज्जत है, और इज्जत कैसे बनती है जब आप जो है वो अच्छा प्राइस मेंटेन करते हो, डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है वो क्वालिटी वाला डिलीवर करते हो, टाइम पे डिलीवर करते हो, क्वालिटी मेंटेन करते हो, आफ्टर सेल सर्विस सब जो है प्रोवाइड करते हो। तो कस्टमर पर्सपेक्टिव से जो होता है वो बैलेंस स्कोर कार्ड को आप इस नजरिए से देख सकते हो। इंटरनल पर्सपेक्टिव, इफिशिएंसी मेजरमेंट, सेल्स प्रमोशन वगैरह सब इंटरनल पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। और चौथा बोलता है आपका फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बोलो तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI के टर्म में आपको बताना है। तो बस सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड,
इन सब चीज़ों को बताना है। तो एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के जो है मेजर कंपोनेंट्स को आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद अगर आप गौर करोगे तो इसके बाद एक क्वेश्चन छोड़ के अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हो तो एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से बताया गया प्रैक्टिस मैनुअल में, एक क्वेश्चन को छोड़ के आप अगले क्वेश्चन पे आते हो तो आप देखोगे एक्सप्लेन गोल एंड परफॉर्मेंस मेजर फॉर ईच पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। गोल एंड परफॉर्मेंस मेजर के बारे में पूछा गया है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है पर आंसर सेम ही होता है। एक्सप्लेन गोल एंड परफॉर्मेंस मेजर फॉर ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में हमें लास्ट क्वेश्चन बताता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव से प्राइस, डिलीवरी, क्वालिटी और सेल्स सर्विस सपोर्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो प्राइस दिया हुआ है तो जो प्राइस होगा वो कंपटीशन पे आधारित होना चाहिए। जैसे कि मोनोपोली कंपटीशन है तो अलग प्राइस होगा, परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइसिंग उसी हिसाब का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी किया जाता है कि नहीं, क्वालिटी, डिफेक्ट कितना रिकॉर्ड के अनुसार आता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या क्वालिटी है हमारी। उसके बाद सपोर्ट में होगा कस्टमर जिसने अगर सपोर्ट मांगा तो हमारा रिस्पांस टाइम क्या है, कितने टाइम में हम लोगों ने उसको सपोर्ट करा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो है वो सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर रहेगा। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इफिशियंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम क्या है हमारा, तो कितना इफेक्टिव है हमारा साइकिल टाइम। सेल्स पेनिट्रेशन, तो सेल्स पेनिट्रेशन कितने कस्टमर बढ़े हैं इस टेक्निक से, पेनिट्रेशन टेक्निक हम लोगों ने फॉलो किया है। तो उसके न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या रेट है हमारे न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन का, वो मार्केट रेट के हिसाब से हमारा क्या है और क्या फ्यूचर है, कौन सी पॉलिसी हमने फॉलो की है। ठीक है, स्कीमिंग या पेनिट्रेशन पॉलिसी फॉलो की है। उसके बाद इनोवेशन एंड लर्निंग, इनोवेशन एंड लर्निंग में आता है टेक्नोलॉजी लीडरशिप, परफॉर्मेंस जैसे कि ऑटोमेशन वगैरह सब, तो टेक्नोलॉजी लीडरशिप ये सारी चीज़ें आ गई। कॉस्ट लीडरशिप में ओवरहेड कॉस्ट जो होता है आपका, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पर क्वार्टर क्या आता है आपका। उसके यहाँ पर आता है मार्केटिंग लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप के बाद मार्केटिंग लीडरशिप जो होता है वो आता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने बताया। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, पहला सेल्स, तो सेल्स में बोलता है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और क्या प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, इसके बारे में कॉस्ट ऑफ सेल्स, हर साल फिक्स्ड है या फिर उस हर साल जो है प्लस माइनस हो रहा है, क्या बढ़ रहा है क्या हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म में हमें बताना है, और प्रोस्पेरिटी यानी कि कैश फ्लो वगैरह सबके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। गोल एंड परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर ईच पर्सपेक्टिव, और एक हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक्सप्लेन ब्रीफली द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड के मेजर कंपोनेंट हमें बताने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर दूसरे पॉइंट से अगर हम लोगों को क्वेश्चन को दूसरे नजरिए से पूछा गया, एक्सप्लेन गोल एंड परफॉर्मेंस मेजर फॉर ईच पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। अल्टीमेटली दोनों का आंसर एक ही है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हमने थोड़ी बातें एक्सप्लेन कर देनी है। उसके बाद हम लोग बीच में एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था उसकी बात करते हैं। इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन initiation to introduce balance scorecard failed because efforts were made to negotiate target rather than to build consensus। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, टारगेट नेगोशिएट करने की ज्यादा कोशिश की जाती है। ठीक है, टारगेट नेगोशिएट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है, ना कि आपस की तालमेल बनाने की कोशिश की जाती है। बैलेंस स्कोर कार्ड का पर्पस इसीलिए इंट्रोड्यूस करने का पर्पस फेल हो जाता है। ठीक है, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव टू इंट्रोड्यूस बैलेंस स्कोर कार्ड फेल्ड बिकॉज इफर्ट्स वेयर मेड टू नेगोशिएट टारगेट्स। टारगेट को नेगोशिएट करने लगते हैं लोग आपस में, सारे डिवीजन वाले, rather than to build concessions। ठीक है, तो यहां पर बोलता है कि यहां पर कंसेंसस यूज करने के बदले में, बिल्ड करने के बदले में क्या करते हैं ये लोग, टारगेट को नेगोशिएट करने लगते हैं। मतलब आपसी तालमेल नहीं बनाते हैं। आपसी तालमेल बनाना इसको बोल सकते हो आप। क्लैरिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, तो यहां पर हम लोगों को क्लैरिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले बैलेंस स्कोर कार्ड जो होता है उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। 4 कंपोनेंट जो होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के, वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन से जो है वो फ्लो करने चाहिए। मतलब स्ट्रैटेजी वाले जो होते हैं, टॉप मैनेजमेंट वाले जो होते हैं, वो लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि ये 4 फ्लो किस किस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, किस किस ध्यान को मद्देनजर रख के देखा जाएगा। दूसरा जो होता है, जो स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट वाले एक चीज को डिसाइड करते हैं, वो टारगेट पूरा करने के लिए लोगों को देते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट जो भी 4 कंपोनेंट होते हैं आपके बैलेंस स्कोर कार्ड के और टारगेट, दोनों में तालमेल बना के रखना ही क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के बैलेंस स्कोर कार्ड का। तो कंपनी के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टर्म में मेजर करके बताने वाला हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड होता है। और हमारे बैलेंस स्कोर कार्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्ट्रैटेजी से फ्लो करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट मस्ट फ्लो फ्रॉम स्ट्रैटेजी, यानी कि स्ट्रैटेजी से जो है वो कंपोनेंट फ्लो करने चाहिए। जो चार कंपोनेंट्स कस्टमर पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव वगैरह सब हम लोगों ने देखा था, वो फ्लो कहाँ से करने चाहिए, स्ट्रैटेजी से फ्लो करने चाहिए, ठीक है। अब जब कंपोनेंट के हिसाब से ही जो है स्ट्रैटेजी जो हमारी हुई है उसके हिसाब से हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर इंडिविजुअल मैनेजर लोग आपस में अपने टारगेट से एग्री हैं तो इतना सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। और हमारे पर्पस जो है, हम लोगों ने जिस पर्पस से बैलेंस स्कोर कार्ड लगाया है उसका पॉजिटिव रिजल्ट होने के लिए इंडिविजुअल मैनेजर लोग हर डिवीजन के जो होते हैं वो अपने अपने टारगेट से एग्री हो जाएं, इतना सफिशिएंट नहीं है, बल्कि ओवरऑल बेसिस पे भी गोल पर भी ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ट्राइज टू नेगोशिएट द टारगेट। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो नेगोशिएट करने की कोशिश करती है टारगेट को। बस यहीं पे गलती हो जाती है कि भाई टारगेट को आपको नेगोशिएट नहीं करना था, आपको तालमेल बनाना था, आपको जो बैलेंस स्कोर कार्ड के कंपोनेंट होते हैं उसमें तालमेल बनाना था, ना कि आपको टारगेट को नेगोशिएट करना था। क्योंकि स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होता है, इसके लिए जो होता है बैलेंस स्कोर कार्ड एक इफेक्टिव टूल होता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन के लिए एक इफेक्टिव टूल होता है। इसलिए जो भी कंपोनेंट होते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के वो स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन से ही रिलेटेड होने चाहिए। जो भी पर्सपेक्टिव से जो भी कंपोनेंट होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन से ही रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल मैनेजर अपने टारगेट पर एग्री हो जाए इतना सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर फंक्शनल एरिया जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर फंक्शनल एरिया एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हर एक फंक्शनल एरिया का आपस में तालमेल बनाकर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपस में तालमेल बनाकर रखना। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंडिविजुअल मैनेजर के टारगेट को नेगोशिएट करने की कोशिश करती है, और यहीं पे हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड लगा भी दिया था तो उसका पर्पस फेल हो जाता है, क्योंकि हम लोग बैलेंस स्कोर कार्ड पे जो है स्ट्रेस नहीं देते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है बैलेंस स्कोर कार्ड का वायोलेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि टारगेट नेगोशिएशन करने के चक्कर में लोग रह जाते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ये होता है बैलेंस स्कोर कार्ड का कि उसके सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन से फ्लो करने चाहिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से फ्लो करने चाहिए, और उसके हिसाब से टारगेट जो है वो डिसाइड होने चाहिए और उस टारगेट को सब पाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर केवल टारगेट नेगोशिएशन को तवज्जो देने लगते हैं लोग, ठीक है। इसलिए बैलेंस स्कोर कार्ड लगाने का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। ये कंप्लीट एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और जो है आपके चैप्टर नंबर 9 में प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर को आप रीड कर सकते हो, या फिर जिस बुक से भी आप कवर कर रहे हो उस बुक में जो आंसर दिया हुआ है उससे आप रीड कर सकते हो। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, और आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों को, मैं आंसर को पूरा प्रेजेंट नहीं करता हूँ, मैं केवल इसमें कीवर्ड्स लिखता हूँ, और कीवर्ड्स को जो है वो ध्यान में रखना है। और आपको एग्जाम के टाइम में जो है काफ़ी स्पीड में इसको लगभग 1.2, 1.5, 1.6 स्पीड से जो है आपको कवर करना है VLC प्लेयर में, अगर आप सुनते हो तो, ठीक है। तो इसके साथ हमारी कॉस्टिंग की थ्योरी खत्म होती है। इसके बाद हमारी ऑपरेशन रिसर्च की थ्योरी बाकी रहेगी।